जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी अकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी के आगे के कुछ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तो ये कुल लगभग जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हर क्लासेस में, ये आपके बहुत ही ज़्यादा खास रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस का टारगेट है यहाँ पर, तो इतने क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का मान लीजिए आप। चाहे वो जीडी हो, ट्रेड हो या नर्सिंग की क्लासेस हो, हर क्लास के लिए या हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही सुटेबल या हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ पूछे हैं। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उन्हें कहा जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या आता है इसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट आता है कार्बनिक पदार्थ के अंदर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, सॉरी, प्रोटीन और वसा, ये जो होते हैं ये सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिला है ग्लूकोज, न्यूक्लिक अम्ल, मांड या सेल्यूलोज। तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देखिए, ग्लूकोज जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, मंड जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो आपसे पूछा कि कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज पाया किसके अंदर जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है पादपों की कोशिका भित्ति में, पादपों की कोशिका भित्ति में, ठीक है, सेल वॉल जिसको कहा जाता है, भित्ति में, या आप ऐसा बोल सकते हो सेल वॉल इन प्लांट्स, सेल वॉल इन प्लांट्स, ठीक है। कोशिका, पादपों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। और आपको पता ही है कि धरती पर सर्वाधिक मात्रा में प्लांट्स पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं। इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है? सेल्यूलोज, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन के दहन से उत्पन्न होती है। भोजन का जब दहन होता है, दहन यानी कि ऑक्सीकरण जब इसका होता है, तो इससे क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, श्वसन की अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला होता है, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? आपका भोजन है और इसके साथ में ऑक्सीजन है जो इसका दहन करेगी। बनेगा क्या यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एटीपी। एटीपी क्या है? तो ये एक ऊर्जा है, ठीक है। क्या है ये? ऊर्जा है। यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, ठीक है। तो आप बताइए, ये ग्लूकोज है यानी कि आपका भोजन है, और भोजन का ऑक्सीकरण जब हो रहा है तो क्या बन रहा है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और ऊर्जा बन रही है। तो ऑप्शन में क्या आएगा सही आंसर? और प्रयुक्त सभी, ऊर्जा भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और साथ में जल भी बनता है या पानी भी बनता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, या पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि में पाया जाने वाला स्त्रावण, है ना, या निकलने वाला स्त्राव। तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है? इसका रंग निर्धारित करता है। रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? तो ये 2 चीज़ों से बनता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, हीम जो होता है वो आयरन होता है आपका, और ग्लोबुलिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। इसका रंग भी लाल होता है और इसका भी लाल होता है, इसीलिए रक्त का रंग भी कैसा होता है? लाल। इसीलिए हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे रक्त में पाया जाता है, जो हमारे रक्त को रंग प्रदान करता है, लाल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पसीने का मुख्य उपयोग है। क्या उपयोग होता है पसीने का? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, या फिर त्वचा के छिद्र से गंदगी को दूर रखने में। तो देखिए, पसीना जो होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर यानी कि ताप नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पहला इसका सही आंसर होगा, ये ताप निर्धारित करता है। जब हमें गर्मी होती है, हमारा शरीर जब बहुत ज़्यादा गर्मी
मतलब उत्पन्न करता है तो ये पसीना निकलने लग जाता है ताकि उस गर्मी को शांत किया जा सकता है, वरना ज़्यादा गर्मी होगी तो व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए फीवर हो सकता है, इसीलिए उसको शांत करने के लिए पसीना निकलता है तो उस गर्मी को वो ठंडा कर देता है। तो ताप नियंत्रित करने में किसका प्रयोग होता है? पसीने का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? निषेचित अंडा, गेस्टुला, ब्लास्टुला या फिटस? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा निषेचित अंडा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज बना देता है उसको? इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज या एनहाइड्रेज? तो देखिए इसमें जो एंजाइम प्रयोग किया जाता है, पहले तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? आंशिक पाचन। कार्बोहाइड्रेट, इसका जब आंशिक पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है इसका, तो क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है। और जब स्टार्च का पूर्ण पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन होता है, तो ये क्या बना लेता है? ग्लूकोज। क्या बना लेता है ये? ग्लूकोज। ठीक है, तो जो आंशिक पाचन हो रहा है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है? वो होता है टाइलिन के द्वारा। कहाँ होता है ये? तो ये टाइलिन एंजाइम के द्वारा। ठीक है, ये होता है मुख गुहा में। कहाँ होता है? मुख गुहा में। और पूर्ण पाचन जो होता है ये होता है एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। कहाँ पर? छोटी आंत में, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसी के अंदर पूर्ण पाचन हो जाता है स्टार्च का। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, ये स्टार्च है, इसके जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो होता है वो किस में कार्य करता है? प्रोटीन के पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोइड में, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में, या स्टार्च को ग्लूकोज में। तो देखिए स्टार्च और ग्लूकोज जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट है, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन के अंतर्गत कार्य करता है। तो जब प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन, आंशिक पाचन होता है, तो ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है पेप्टोन में। ठीक है, और ये पेप्टोन में बदल जाता है। अब आंशिक पाचन जो होता है उसके बाद में ये पेप्टोन पूर्ण पाचन करके किस में बदल जाता है? ये अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में बदल जाता है ये। ठीक है, अब जब आंशिक पाचन होता है तो इसमें एक एंजाइम कार्य करता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा क्या हो जाता है? आंशिक पाचन हो जाता है प्रोटीन का, और ये बदल जाता है पेप्टोन में। ये कहाँ होता है? तो ये होता है अमाशय में, आपके स्टमक में होता है। उसके बाद में पूर्ण पाचन होता है तो ये पेप्टोन बदल जाता है अमीनो अम्ल में, किस एंजाइम के द्वारा? तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा ये बदल जाता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। और यही आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन, ये वाला एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करेगा? किसके रूप में कार्य करेगा? उत्प्रेरक के। प्रोटीनों को पेप्टोन में बदलने के। अब देखो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदल रहा है? यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम बदल रहा है। लेकिन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम बदल रहा है? मतलब आप डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम बदल रहा है? ट्रिप्सिन। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3, तीसरा इसका सही आंसर आएगा। जो प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में बदले वही कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो समुद्री जल होता है वो किसका अच्छा स्रोत होता है, महत्वपूर्ण स्रोत होता है? लोहे का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का? अब समुद्री जल जो होता है वो खारा होता है, तो खारा होगा तो किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? आयोडीन की। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो हृदय में ऑक्सीजन जनित रक्त ले जाती है? हृदय में ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती है। ठीक है, हृदय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, ग्रीवा या धमनी? ग्रीवा धमनी या फिर यकृत धमनी? तो वो कौन सी धमनी होती है? वो यकृत धमनी होती है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है? हृदय से ऑक्सीजन जनित रक्त ले जाती है, हृदय से।
हार्ट से आपका प्योर ब्लड ले जाने का काम किसका होता है? यकृत धमनी का। वैसे तो अयोटा का होता है वो ले जाने का, लेकिन अयोटा ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? यकृत धमनी। चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? जो आप देखते हो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसकी न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम दूरी है मतलब मिनिमम आप इतना दूर का देख सकते हो। लाल रक्त कणों का कार्य क्या होता है? आरबीसी, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का कार्य पूछा गया है आपसे। भोजन को पचाना, कोशिकाओं में ऑक्सीजन सरना, ये ऑक्सीजन का संचार करना आएगा यहाँ पर। यहाँ पर ऑक्सीजन का संचार आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का संचार करना, ग्लूकोज का निर्माण करना या रक्त संचार में सहायता करना। तो देखिए हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन होती है वो किसके द्वारा सर्कुलेट होती है, किसके द्वारा परिसंचरित होती है? तो वो होती है ब्लड के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन जो हमारे पूरे शरीर में फैलेगी वो किसके द्वारा फैलेगी? रक्त के द्वारा। और रक्त वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? आरबीसी कहा जाता है। तो ये क्या करती है? कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचार करती है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या हो गया? कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचार करना, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाना अलग अलग कोशिका में। दूसरा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है ये पूछा गया है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए आप सभी को पता है कि हड्डियां जो होती है, हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? कैल्शियम के कारण हड्डियां कैसी हो जाती है? कठोर। और क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस भी पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है? हड्डियों का निर्माण होता है। ये दो चीज़ें ही पाई जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, क्लोराइड तो पाया नहीं जाएगा तो ये क्रॉस हो गया। सोडियम भी नहीं होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया, ये भी गलत है। बचता क्या है? कैल्शियम फास्फेट। ये कैल्शियम और ये फास्फेट तो इसी के रूप में क्या होती है? हमारे हड्डियों में ये पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? यहाँ पर कंकड़े नहीं आएगा, फेफड़े आएगा। ये फेफड़े। क्या पूछा गया? नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? फेफड़े से यानी कि लंग्स से, किडनी या वृक्क से, हृदय या हार्ट से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फेफड़े की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एल्वियोली। एल्वियोली। लेकिन इसका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? पल्म्यूनोलॉजी। क्या कहलाता है इसका अध्ययन? पल्म्यूनोलॉजी। ऐसे ही हृदय, हृदय की जो कोशिका होती है उसको कहा जाता है हिमेटोसाइट। हिमेटोसाइट। लेकिन इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी कहलाता है। बचता क्या है? किडनी। तो सही आंसर क्या आएगा? किडनी। किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है या कोशिका होती है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है, इसीलिए इसका अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है इसका अध्ययन? नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में शुद्ध रुधिर एकत्रित होता है। कहाँ एकत्रित होता है? शुद्ध रक्त। ठीक है, आपका जो हार्ट होता है इस तरीके से उसका शेप होता है। ऐसा शेप होता है, बंद मुट्ठी के आकार सा। ये दायां है यानी कि राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। ये भी ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। अब आपसे पूछा गया है कि शुद्ध, यहाँ पर CO2 वाला ब्लड होगा, यहाँ भी CO2 वाला होगा, यहाँ भी O2 वाला और यहाँ O2 वाला। आपसे पूछा गया है कि शुद्ध रक्त कहाँ एकत्रित होता है। तो कहाँ एकत्रित होता है? इस वाले भाग में, यानी कि बाएं आलिंद में। बायां आलिंद, बाएं आलिंद में इकट्ठा होता है। फिर ये जब इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे दो वाल्व लगे होते हैं जिनको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये खुल जाता है और ये सारा रक्त इसके द्वारा अयोटा में चला जाता है और अयोटा के द्वारा पूरे शरीर में परिसंचरित हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बायां आलिंद। अगला प्रश्न देखते हैं हम,
मेंढक के लिए त्वचा का प्रमुख कार्य क्या है? मेंढक के लिए क्या होता है? श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करना, वसा का संचय करना, प्रकाश को विटामिन डी में बदलना, या फिर ऊर्जा की प्राप्ति या संग्रह। तो देखिए, जो मेंढक होते हैं वो श्वसन के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वयस्क जो मेंढक होता है वो श्वसन के द्वारा त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, लेकिन टेडपोल जो होता है, जो मेंढक का बच्चा होता है, उसको टेडपोल कहा जाता है। ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ये गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, वैसे मेंढक फेफड़े के द्वारा भी श्वसन करता है। वयस्क मेंढक इसके द्वारा, फेफड़े के द्वारा भी श्वसन करता है। कब करता है फेफड़े के द्वारा? जब वह धरती पर होता है, ऊपर होता है, अर्थ के ऊपर होता है। और श्वसन त्वचा के माध्यम से कब करता है? जब वह सुप्तावस्था में होता है। सुप्तावस्था में होता है। सुप्तावस्था यानी कि हाइबरनेशन स्टेज में होता है। तो वो किसके द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। मतलब कि धरती के अंदर जब बारिश और सर्दियों का मौसम, उसके मतलब बारिश में तो वो त्वचा फेफड़ों के द्वारा श्वसन करेगा, लेकिन गर्मी और सर्दी के समय वो धरती के अंदर होता है, और उस समय वो किसके द्वारा श्वसन करता है? उस अवस्था को कहा जाता है सुप्तावस्था, या हाइबरनेशन प्रोसेस का स्टेज कहा जाता है उसको। तो उस समय वो त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? पहला। अगला प्रश्न है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए हैं आपके। अगर आपसे पूछा जाता है कि टेडपोल किसके माध्यम से श्वसन करता है, तो गिल्स के माध्यम से। ठीक है, टेडपोल किसके द्वारा श्वसन करता है? गिल्स के, यानी कि गिलफड़ों के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि मेंढक अगर धरती पर रहेगा तो किसके द्वारा श्वसन करेगा, तो वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करेगा। और अगर मेंढक सुप्तावस्था में रहेगा तो किसके द्वारा श्वसन करेगा? वो त्वचा के माध्यम से श्वसन करेगा। तो 3 क्वेश्चन तो यहीं बन गए हैं। और चौथा ये दे ही रखा है कि त्वचा के माध्यम से वो क्या करता है? तो श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंग बिच्छू का श्वसन अंग है? बिच्छू का क्या होता है? क्लोम जो होता है, क्लोम नहीं होता है, क्या होता है? पुस्त फुफ्फुस इसका सही आंसर होगा। सब जीवों में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, जीवित शरीर में कौन सा खनिज सबसे कम परिमाण में मौजूद रहता है? सबसे कम मात्रा में जो मौजूद होता है वो कौन सा होता है? आयोडीन, लोहा, मैग्नीज या सल्फर? देखिए, सल्फर और मैग्नीज जो होता है आपकी मांसपेशियों में होता है, आयोडीन भी पाया जाता है, लेकिन लोहा सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है सबसे कम मात्रा में? क्योंकि अगर लोहे की मात्रा ज़्यादा हुई तो आपके ब्लड में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, रक्त के थक्के बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए लोहा बहुत कम मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, वयस्क की औसत दर कितनी है? औसत दर। ठीक है, ये यहाँ पर श्वसन आएगा शायद, तो ये इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या रहेगा? इसका सही आंसर, क्वेश्चन ये अधूरा है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या बताया गया है वहाँ पर, क्या पूछा गया है। वयस्क की औसत नाड़ी दर। ठीक है, नाड़ी दर पूछा गया है, कितनी होती है? यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, नाड़ी दर, नाड़ी की दर। नाड़ी दर मतलब जो यहाँ से ऐसे नाड़ी होती है ना, यहाँ की जो मांसपेशियाँ होती है उसको, या रक्तवाहिकाएं होती है, उसके द्वारा पता करना कि व्यक्ति को कौन सा रोग है, इसके बारे में पता किया जा सकता है। तो वो कितनी होती है? वो होती है 115 से 125। ठीक है, 115 से 125 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कौन सा भाग है जो रक्त का थक्का बनाने के बाद अलग हो जाता है? यहाँ पर रक्त आएगा, जो रक्त का थक्का बनाने के बाद अलग हो जाता है। कौन सा हिस्सा होता है वो? जल होता है, प्लाज्मा होता है, सीरम होता है, या लिम्फ होता है? तो वो क्या होता है? वो सीरम। आपने देखा होगा जब भी कोई चोट लगती है तो चोट में रक्त बहने के बाद में आपको ऐसा चोट के आसपास पीले कलर की एक लेयर दिखाई देती है। यही लेयर क्या कहलाती है? सीरम कहलाती है। अलग से दिखाई देती है, बहुत हल्की सी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा, सीरम। अगला प्रश्न है इसका, मुर्गी द्वारा अंडे देने के कितने दिनों बाद चूजा, यहाँ पर चूजा आएगा ना कि पूजा आएगा,
चूजा, ठीक है, चूजा बाहर निकलता है। मुर्गी द्वारा अंडे देने के कितने दिन बाद चूजा बाहर निकलता है? तो देखिए 15 दिन है इसका ऑप्शन, 10 दिन है, 5 दिन है या 7 दिन। 7 दिन की जगह यहाँ पर आप 21 दिन कर लीजिए, ठीक है। 7 दिन की जगह आप क्या करेंगे यहाँ पर 21 दिन, 21 डेज, ठीक है। तो सही आंसर भी क्या आएगा इसका? 21 दिन ही आएगा। सही आंसर इसका क्या रहेगा? 21 दिन। अगला प्रश्न है इसका, शरीर के कुल वजन की तुलना में किस पशु का सबसे भारी अंग यकृत है और सबसे हल्का अंग हृदय होगा? सबसे भारी यकृत और सबसे हल्का हृदय वो होता है सूअर में, ठीक है, पिग में होता है। इसीलिए इनके हार्ट को हमारे हार्ट के चैम्बर्स के द्वारा या वॉल्व के द्वारा बदला जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के हार्ट के जो वॉल्व होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो बाईपास सर्जरी के द्वारा सूअर के हार्ट के वॉल्व उसमें फिट कर दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है जिप्नोग्राफ्टिंग, ठीक है, जिप्नोग्राफ्टिंग कहा जाता है उसको। तो ये क्या कहलाता है? सूअर। कौन सा है जीव है ये? सूअर। अगला प्रश्न है इसका, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है का वजन औसतन कितना होता है? शुतुरमुर्ग का वजन पूछा गया। शुतुरमुर्ग का वजन होता है 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से उस जंतु का नाम बताइए जिसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में मिला होता है? अमीबा, चूहा, केचुआ या सांप? इसका सही आंसर आएगा चूहा, ठीक है। इसका जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में मिला होता है। चूहे का हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्लाज्मा में मिला होता है। नहीं, चूहा नहीं आ सकता, इसका केचुआ आएगा, ठीक कर लेना इसको, चूहा नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर आएगा वो केचुआ, में मुझे कंफ्यूज हो रहा था, केचुआ इसका सही आंसर है। ऑप्शन तीसरा इसका सही है। उस जंतु का नाम बताइए जिसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, वो होता है केचुआ। अगला प्रश्न है, केचुआ जो होता है एनेलिडा संघ का जीव होता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि केचुआ किस संघ का जीव होता है। तो देखिए जंतु जगत में 11 संघ होते हैं और 11 संघों में से एक संघ एनेलिडा होता है जिसमें रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। तो केचुआ जो होता है रेंग कर चलता है और उसका शरीर जो होता है बिल्कुल मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो केचुए को एनालिडा संघ में रखा गया है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, अपरिवर्तनीय रहती है, पहले घटती है बाद में बढ़ती है, या फिर केवल बढ़ती है? क्या होगा इसका सही आंसर, किसी को पता है क्या? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी है, तो श्वास की गति कैसी होगी? श्वास की गति कैसी होगी? कैसी होगी? अपरिवर्तनीय रहेगी। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न है, वास्तविक तथ्यों पर आधारित मानव शरीर का विवरण निम्नलिखित में से किसने दिखाया? देखो न्यूटन ने तो गति के नियम दिए थे, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण, कोपरनिकस ने ग्रहों के बारे में बताया था, तो बचता क्या है? विसेलियस। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने गति संबंधित नियम दिए थे, कोपरनिकस ने ग्रहों की चाल के बारे में बताया, ग्रहों की चाल, और हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ठीक है, विलियम हार्वे ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए बताया है आपको। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, कौन सी वस्तु जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होती है? गोबर नष्ट हो जाता है जीवाणुओं के द्वारा, पौधों की पत्तियां भी नष्ट हो जाती है, खाद्य पदार्थ भी जीवाणुओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट नहीं होता है? प्लास्टिक। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है? लेमार्क। लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। डार्विन ने, वॉकमैन ने या मॉर्गन ने? क्या बताया है? मॉर्गन। इसका सही आंसर क्या होगा? मॉर्गन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम,
वृद्धावस्था में शरीर क्षरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है वृद्धावस्था में शरीर क्षरण? मतलब आपको किसके कारण दिखाई देता है कि आपका जो शरीर है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत लूज टाइप का हो गया? वो कोलेजन के द्वारा। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो आपकी त्वचा में पाया जाता है, ठीक है, हमारी त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कोलेजन। इसके द्वारा आपकी स्किन जो होती है, जब आप युवा अवस्था में होते हैं या किशोरा अवस्था में होती है तो काफ़ी शाइनियर होती है, लेकिन जैसे जैसे वृद्धा अवस्था आ जाती है तो आपकी स्किन के अंदर ऐसे सल सल से दिखाई देंगे आपको। तो ये बता देता है आपको कि वृद्धावस्था में अब आपका शरीर क्षरण होने लगा है, मतलब आपका शरीर कमज़ोर हो गया। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य क्या था? इसे नाशक जीव से बनाना था, ठीक है, जो इसमें जो भी बैक्टीरिया या वायरस जो भी लग जाते हैं तो उसको नष्ट करने के लिए ये प्रयोग किया गया था। पहला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? उत्तेजना के समय जो हार्मोन सर्वाधिक उत्सर्जित होता है वो है एड्रेनलिन। उत्तेजना तो सभी को पता है। अगला प्रश्न है, कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगे होती है? कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगे होती है? 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 3 जोड़ी टांगे होती है कॉकरोच में। कॉकरोच का जो शरीर होता है उसके ऊपर काइटिन की परत होती है। काइटिन जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और कॉकरोच के हार्ट में चैम्बर्स जो होते हैं वो 13 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, वैसे ही कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर्स होते हैं, 13 चैम्बर्स होते हैं। चाहो तो यहाँ पर नोट कर सकते हो आप कि कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक या चेम्बर, ठीक है, कोष्ठक भी बोल सकते हैं या चेम्बर भी बोल सकते हैं। और इसकी जो ऊपर की परत होती है, परत जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है? तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ये। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड, जिसमें 10 से ज़्यादा इकाई होती है सेकेराइड की, उसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। तो ये काइटिन जो होता है पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, और पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 13 चैम्बर्स होते हैं। और टांगे कितनी होती है? 3 जोड़ी टांगे होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, स्वर्ण चावल गोल्डन राइस किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? जैंगिक जनन द्वारा, पराजीनी तकनीक द्वारा, पादप संकरण विधि द्वारा या अलैंगिक जनन द्वारा? किसके द्वारा उत्पन्न किए गए जाते हैं स्वर्ण चावल या गोल्डन राइस? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पराजीनी तकनीक द्वारा, ठीक है, बाय ट्रांसजेनिक प्रोसेस। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। मछलियों में गिल्स द्वारा सांस लेती, मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती यानी कि गिलफड़ों के द्वारा श्वसन करती है। मेंढक त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। पक्षियों में हड्डियाँ खोखली होती है। मतलब कि सभी कथन इसके सत्य। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हड्डियाँ जो होती है पक्षियों की खोखली ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जिसके कारण वो उड़ पाते, शरीर हल्का हो जाता है और वो आसानी से उड़ पाते हैं। निम्नांकित में से किसकी प्रजनन क्षमता सबसे अधिक है? व्हाइट जैक हॉर्न मुर्गी की, सुअरों की, भेड़ों या बकरियों की या देशी मुर्गियों की? इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होता है? तो सुअरों का होता है। आपने देखा ही होगा सुअर जो होते हैं कितनी सारी गंदगियाँ खा लेते हैं वो, पर फिर भी कुछ नहीं होता है उनको, इसीलिए इम्यून सिस्टम किसका स्ट्रॉन्ग है? सुअरों का। सारी गंदगी वही खाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, जल में रहने के लिए मछली में पाया जाने वाला अनुकूलन है नाव के समान आकृति। सही है, ये पाया जाता है। श्वसन के लिए गिलफड़े होते हैं, ये भी सही है। और तैरने के लिए पंख होना, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है मछली में। अगला प्रश्न है, मेंढक में रंग बदलने का अनुकूलन कार्य किस हेतु होता है? भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए, डराने के लिए या अच्छा दिखने के लिए? तो देखिए ये अपना रंग अपनी सुरक्षा के लिए बदलते हैं। जब शुरुआती बारिश होती है उस समय मेंढक के शरीर का जो रंग होता है हल्दी पीला रंग होता है,
लेकिन जैसे जैसे बारिश का मौसम बढ़ता जाता है उनका शरीर का रंग डार्क ग्रीन होने लगता है। तो यहाँ पर वो मतलब पानी में जो कंजी होती है, काई होती है, या आप बोल सकते हैं कि शैवाल जो होते हैं, शैवाल का रंग जैसा होता है उस तरीके से उनके शरीर का रंग भी ढलने लग जाता है अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाने वाली प्रजाति है? ए मेलिफेरा, ए डोरसेरा, ए इंडिका या ए पेलोरी? तो इसका जो सही आंसर है ए मेलिफेरा, पहला इसका सही आंसर है। हर जीवों की अपनी अपनी एक प्रजातियां होती है, बहुत सारी प्रजातियां भी हो सकती है किसी की, तो मधुमक्खी की भी एक प्रजाति है। जरायुजता पाई जाती है हाइड्रिला, कनेर, राइजोकोश या ग्वारपाठा, ये सारे प्लांट्स हैं और इन किसी एक प्लांट्स में जरायुजता पाई जाती है। जरायुजता यानी कि उम्र वाली चीजें पाई जाती है, वो कौन सा है? राइजोकोश, ठीक है, राइजोकोश। अगला प्रश्न है, केचुए के रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? केचुए के प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रुधिर कणिकाओं में या बिंबाणु में? अब केचुआ, पिछला ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, मतलब पूछा गया था कि प्लाज्मा और रक्त किस जीवों के अंदर, किस जीवों के रक्त में पाया जाता है, तो आपने बताया था केचुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाल रक्त कणिकाएं होगी, प्लाज्मा होगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं होगी या बिंबाणु होगा? क्या हो सकता है? पिछले क्वेश्चन को देखकर आप जरूर बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो सही आंसर आएगा वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन उसके रक्त में ही घुला होता है, पहला इसका सही आंसर है। अगर ध्यान से पढ़ा होता तो बताते सही से। तिलचट्टे में रुधिर का रंग होता है, तिलचट्टा है ना, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, कॉकरोच में रक्त का रंग होता है लाल, नीला, पीला या रंगहीन। तो देखिए वैसे तो सफ़ेद रक्त होता है, तो आप सफ़ेद को बोल सकते हैं रंगहीन। किसके कारण होता है? तो एक पदार्थ पाया जाता है इसके रक्त में और पदार्थ का नाम है लिम्फ, ठीक है। लिम्फ नाम का एक पदार्थ पाया जाता है इनके रक्त में, जिसके कारण इनके रक्त का रंग सफ़ेद या रंगहीन होता है। नीला जो होता है वो ऑक्टोपस का होता है, लाल जो होता है मनुष्य का होता है। नीला जो होता है वो ऑक्टोपस का होता है, ऑक्टोपस। किसके कारण होता है? तो इसमें भी एक पदार्थ होता है, पदार्थ का नाम है साइनिन, साइनिन, ठीक है। हमारे रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। दूध को निम्न में से किस विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है? एक रूप किया जाता है या होमोजिनाइज किया जाता है? इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, इसकी वसा हटा दी जाती है, या इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से तुनाकार में बदल दिया जाता है, या इसको केवल उबाला जाता है? तो इसका तीसरा जो आंसर होगा ये सही होगा, ठीक है, तीसरा इसका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास के इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। ये आपको प्रैक्टिस के हिसाब से ये क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा खास रहेंगे और इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे। तो इन क्लासेस को बिल्कुल भी ना छोड़िए, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए और बने रहें हमारे साथ ट्रिकी अकेडमी के साथ और अपनी जीत की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्रिकी के साथ जुड़े हैं तब तक आपकी जीत संभव ही है। आप फौजी बनेंगे ही बनेंगे। तो अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।